गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे की बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको स्ट्रेट लाइन के सारे टाइप्स 7 टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जो टाइप्स होती हैं वो मैंने बता दी हैं थी आपको। और इसमें हमने सबसे लास्ट में आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस टी इक्वल टू 0। ओके, तो अगर यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि इस जनरल फॉर्म को अलग अलग फॉर्म में रिड्यूस करना, वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताते चलेंगे। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो कि किसी भी जनरल इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा स्पेशल है। बाकी जब जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बता देंगे। तो चलिए, अगर हम किसी जनरल इक्वेशन को परपेंडिकुलर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो इसमें √a² प्लस b² का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम टू रिड्यूस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन in perpendicular form we divide it by √a² plus b²। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी किसी भी जनरल इक्वेशन को हमें अगर परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो उसमें हम √a² प्लस b² का डिवाइड करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a/√a² प्लस b² प्लस इंटू x प्लस b/√a² प्लस b² इंटू y प्लस c/√a² प्लस b² इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों, हमने आपको परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या बता रखा है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो और हमने साथ में वहाँ नोट आपको लिखवाया था वेयर p इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपका हो जाएगा a/√a² प्लस b²x प्लस b/√a² प्लस b² इंटू y इक्वल टू माइनस c/√a² प्लस b²। ओके, तो बट हमने आपको क्या बोला कि p इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये p की जगह आ गया और p को हमेशा हमें कैसा रखना है, पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ गहराई से क्योंकि ये कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है या ओटी में भी पूछ लिया जाता है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो। चलिए, तो जनरली हम ऐसे ही लिख के छोड़ के आ जाते हैं। अगर हमने सिर्फ ये बोल दिया कि परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे, तो आप यही छोड़ के आ गए तो ये आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। बिकॉज p इज ऑलवेज पॉजिटिव और p है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो देयरफॉर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए हमें इसमें एक माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a/√a² प्लस b² इंटू x माइनस b/√a² प्लस b² इंटू y। और अब ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि द परपेंडिकुलर फॉर्म द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज डॉट डॉट डॉट, फिल इन द ब्लैंक में आ जाए या मल्टीपल चॉइस में आ जाए, तब आप इस इक्वेशन को टिक नहीं करेंगे। ये आंसर आपका राइट माना जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस साइन बोथ साइड। ओके, तो ये हमें यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ आपको बतानी थी। और जनरल फॉर्म में हम ये ध्यान रखें कि जब भी हम किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें हम √a² प्लस b² से डिवाइड करेंगे। बट एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि उस केस में जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही हो उसको हमें पॉजिटिव रखना होता है। और अब बच्चों, हम एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि लाइन हमारी ग्रेडियंट फॉर्म में है तो क्या फार्मूला लगेगा और जनरल फॉर्म में है तो क्या फार्मूला लगेगा।
तो अगर हम यहाँ पर पहले दो लाइन ले लें, y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2, तो इस केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो tan थीटा से रिप्रेजेंट होगा। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये मॉड, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं, तो उसका हमेशा मतलब होता है एक्यूट एंगल से, ऑब्ट्यूज एंगल से नहीं। और tan में 0 से 90 के बीच का जो एक्यूट एंगल होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए हम यहाँ पर ये मॉडुलस लगा देते हैं। कभी कभी कुछ बुक वाले m2 माइनस m1 भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें ये देखना है कि एक्यूट एंगल निकालना है, तो हम उसके लिए पॉजिटिव मतलब मॉडुलस लगा देंगे, दैट्स ऑल। यहाँ पर दो सब पॉइंट बनेंगे कि लाइंस विल बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, will be perpendicular। ठीक, तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन बनेगी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और दूसरा हम बोले कि लाइन विल बी पैरेलल इफ, तो कंडीशन होगी m1 इक्वल टू m2। m1 और m2 के ग्रेडियंट इक्वल होंगे पैरेलल के लिए, और परपेंडिकुलर के लिए अगर हम उन दोनों लाइंस के ग्रेडियंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट कितना मिलने वाला है, -1। और ये फॉर्मूले भी कभी कभी आपके ओटी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन द लाइन व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन आर इन जनरल फॉर्म। तो बच्चों हमने यहाँ पे दो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ले ली है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और इनके बीच का एंगल, वैसे एंगल का मतलब यहाँ थीटा से है तो हम इसको tan इनवर्स करके लिख दें, लेकिन अगर हम यहाँ tan थीटा भी निकाल लें और बाद में थीटा की वैल्यू निकाल लें तो भी चलेगा। तो यहाँ हम बोले tan थीटा इक्वल टू a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। कोई फर्क यहाँ पर भी नहीं पड़ेगा अगर हम इनको आगे पीछे लिख दें, क्योंकि हम मॉड लगा रहे हैं। और मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ पर लेने वाले हैं हम, इसलिए मॉडस लगा देंगे हैं। तो अगर हम यहाँ थीटा इक्वल टू तो tan इनवर्स लग जाएगा, तो हम अगर इसको ऐसे भी लिखा रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी हम दो कंडीशन देखेंगे, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इस केस में ये लाइन परपेंडिकुलर होंगी एंड लाइंस विल बी पैरेलल इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम बोलेंगे कि लाइंस आपकी परपेंडिकुलर पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में आपकी लाइन पैरेलल होंगी। तो बच्चों एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम और देखेंगे और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे। और हम ये कहें कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालना और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। और इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है, जनरली आता रहता है। तो देखिए हम बात करें नंबर 1 या ए कह दें, 1 ही कह लीजिए। नंबर 1 पे हम बात करें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1। उस केस में हम क्या करें, ये आगे जैसा लिखा है वैसे लिख दें ax प्लस by, और कांस्टेंट की जगह हम लैम्डा लगा देंगे। और बच्चों यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन में कंडीशन दी होती हैं और उन कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर
टू लाइन 1। तो लाइन 1 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अगर हमें देखनी है तो हम यहाँ क्या करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं और बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो उस केस में इक्वेशन हो जाएगी bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस में हम हमेशा लैम्डा ही रखेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आएगी। हमने टेक्निक क्या बताई आपको कि x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दें और बीच का साइन प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और मैं फिर बोलूँगा कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। उस कंडीशन को, उस शर्त को अप्लाई करके हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, वापस रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इन पर डिपेंड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन लिया है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को अलग अलग फॉर्म में रिड्यूस करना हम आपको सिखाएंगे। और जैसे यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट m एंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट c ऑफ द फॉलोइंग लाइन। और ये लाइन यहाँ आप देख रहे हैं कि जनरल फॉर्म में हमें दे रखी है, तो डेफिनेटली हमें इसको ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसको y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट कर ले लाइन को। तो यहाँ गिवन लाइन हमारे पास है, गिवन लाइन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 24, 3 का डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 24/3, y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 8। और अगर हम इसको y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करें, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस सी, तो उस केस में ग्रेडियंट m हो जाएगा आपका, ग्रेडियंट m इक्वल टू कितना लिखा है, माइनस 2/3। और इंटरसेप्ट c की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट c हमारा हो जाएगा कितना, 8। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने किसी लाइन की जनरल इक्वेशन को ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट करके m और c की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो, आप इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो बच्चों, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p ऑन द एक्सिस। तो देखिए, हम इस तरीके की इक्वेशन हमें यहाँ पर दी है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। और हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। और लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। मतलब हमें इक्वल टू में क्या लाना होगा, 1 लाना होगा। तो इक्वल टू 1 लाना है, यहाँ p से हम डिवाइड कर दें, तो x cos अल्फा अपॉन p प्लस y sin अल्फा अपॉन p इक्वल टू 1। देखिए, इस इक्वेशन को अब हम इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का अभी हमने बोला x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल टू में 1 लाएं। लेकिन x/a, अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन इसकी देखें तो x/a मतलब x के साथ कुछ नहीं आ रहा, x ऊपर रहेगा, बाकी सारा का सारा नीचे आने वाला है। तो हम इस लाइन को लिखें कि x/p/cos अल्फा। जो cos अल्फा है वो और p के नीचे आएगा, जिससे कि cos अल्फा का ऊपर x में मल्टीप्लाई करके वही फिर आ जाएगा। और इसी तरीके से हम कहें कि y/p/sin
साइन अल्फा इक्वल टू 1। और अब ये बच्चों हमारी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और हम इसको कंपेयर कर दें एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 से। तो कंपेयर विथ एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ए इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा पी अपॉन कॉस अल्फा और बी इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन साइन अल्फा, जहाँ A और B होते क्या है, A is the length of intercept cut by the line on x axis and intercept cut by the line on y axis, और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके और उस लाइन के द्वारा एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड या इंटरसेप्ट की लेंथ हमने निकाल ली है यहाँ पे। और अब बच्चों हमने क्वेश्चन लिया है कि अगर हमें कोई दो लाइन दी है, पेयर ऑफ लाइन दी है, तो हमें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों ये आप 10th में बहुत क्वेश्चन आपने किए हैं कि 10th में डेफिनेटली आपको 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन दी होती थी एक्स और वाई की, तो आपने पता नहीं कभी ध्यान दिया नहीं दिया, आपके टीचर्स ने बताया वो लाइन की ही इक्वेशन होती है। अगर 2 वेरिएबल में कोई इक्वेशन दी है लीनियर इक्वेशन, तो लाइन की इक्वेशन और जो उनका पॉइंट ऑफ वहाँ पर जो आंसर निकालते थे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, वहाँ लाइन वर्ड यूज नहीं होता था, इक्वेशन कहा जाता था। तो एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ग्राफ मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, कई मेथड से आपने उन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। तो वही मेथड हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं और यहाँ पर जनरली हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफ मेथड अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पर अब हम आगे की क्लासेज में जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उस मेथड को यूज करके इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इनका सॉल्यूशन किस तरीके से करें। पहली इक्वेशन तो जनरल फॉर्म में लिखी है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वाली इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में लिख लें, तो इसको हम कहें कि इसमें लिखा है y प्लस 3x, जो लाइन की इक्वेशन दी है वो दी है y प्लस 3x इक्वल टू 7। तो इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखें तो लिख दें 3x प्लस y और 7 इधर ले आए तो -7 इक्वल टू 0। और अब ये आपका बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया है। इनमें से हम दोनों को सॉल्व करें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दें जिससे आपको पता रहे कौन सी मेथड हम यूज कर रहे हैं। इसको हम x अपॉन माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन, बच्चों ये मेथड अलग अलग टीचर कुछ अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ x अपॉन वाई अपॉन -1 अपॉन करके बताते हैं, कुछ x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, फिर यहाँ उसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो हमारा बताने का तरीका अपना है और अगर आपको उसमें तो कुछ फार्मूला अप्लाई करके बताते हैं तो जैसे आपको सॉल्व करना आता है वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ देखिएगा, जब हम x अपॉन लिख रहे हैं तो x हटा दें, -7 इंटू -1 तो हो जाएगा 7, बीच में माइनस का साइन आता है और इसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 4। यहाँ पर हमने y के साथ माइनस ले लिया है तो हम यहाँ सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, और अगर हम यहाँ माइनस ना लेते तो फिर हम सीक्वेंस चेंज करते। इतना अंतर, जब y के नीचे लिखने वाले तो हम अभी करने वाले हैं -7 इंटू 2 तो -14, बीच में माइनस का साइन आएगा, 3 इंटू 4 12। और अगर ऊपर आप माइनस नहीं लगाते तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब 1 अपॉन के नीचे लिखें तो कॉन्स्टेंट हटा दें और इनका मल्टीप्लाई कर लें 1 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन आएगा, 3 इंटू -1 तो -3 माइनस हो जाएगा +3। तो इस तरीके से हम ये स्टेप कर लेंगे और इसके बाद फिर इसको करना बहुत आसान है आपके लिए। तो हो जाएगा x अपॉन 3 इक्वल टू -y अपॉन -26 इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट किया है और आप देख पा रहे हैं, सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर फॉर्म बाय द लाइन y equal to c, y equal to mx and x equal to 0 is c square upon 2m. Very simple question but important question. तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, y equal to c, y equal to mx and x equal to 0. इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने 10th में सीखा है। तो हम जिस सीरियल में दिया है उसी सीरियल में इसकी लाइन सपोज कर ले, हम कह दें y इक्वल टू सी है, ये y इक्वल टू mx है और ये x इक्वल टू 0। इन तीनों लाइन ऑफ इक्वेशन को बारी बारी से अगर हम सॉल्व करें, 1 और 2 को सॉल्व करें, 2 और 3 को सॉल्व करें, 3 और 1 को सॉल्व करें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएंगे तीनों वर्टेक्स के। तो देखिएगा यहाँ ओरल है, सॉल्व करना इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर हम इन दोनों के ए के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ x की वैल्यू ऑलरेडी 0 दी है, तो ये x 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू ऑलरेडी c दी है तो y इक्वल टू c हो जाएगा। तो यहाँ पर a के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आएंगे 0 c। अब हम इसकी बात करते हैं, b के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे। तो यहाँ y इक्वल टू c दिया है और y इक्वल टू mx दिया है। अगर हम रफ वर्क कर लें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन m, तो ये x आ गया c अपॉन m और ये x की वैल्यू यहाँ y इक्वल टू c ऑलरेडी हमें दिया ही है। या हम ये कहें यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू x की जगह c अपॉन m रखते हैं तो m से m कैंसिल c आएगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट आएगा c अपॉन m और c। इसी तरीके से अगर हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो x इक्वल टू 0 हमारे पास ऑलरेडी दिखाई दे रहा है और यहाँ अगर हम x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं और अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दें तो हमारा आंसर आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला आप यहाँ पर हमने टेक्निक से आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, बुक में लिखा है। आपको अगर वैसे सिंपल लगता है तो आप उस तरीके से लिख के और कर लीजिएगा। हमने एक्स वाई 3 बार लिख लिया, माइनस वाई एक्स लिख लिया और देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1। तो हमें तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखना सिंपल लगता है। आप अगर आप जैसे बुक में लिखा आप वैसे याद कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके से अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम ये कोऑर्डिनेट x1 y1 कह दें, ये कोऑर्डिनेट x2 y2 कह दें और ये कोऑर्डिनेट x3 y3 कह दें, तो इनकी वैल्यू आप रख लें तो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आने वाला है वो c स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आएगा। x1 0, y2 c, x2 c अपॉन m, y3 0, x3 0, y1 c माइनस y1 x2 c इंटू c अपॉन m, y2 x3 c इंटू 0, y3 x1 0 इंटू 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन m प्लस 0 प्लस 0। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से हमारे पास अंदर आया माइनस c स्क्वायर अपॉन m और इसको लिख दें हम माइनस c स्क्वायर अपॉन 2m। और बिकॉज ये एरिया है देन एरिया इज नेवर नेगेटिव, एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव करके लिख लेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 2m। और एरिया जब भी निकालें तो हम उसकी यूनिट जरूर लिख दें, स्क्वायर यूनिट्स अच्छा रहेगा, अदरवाइज नंबर कटने की संभावना
बनी रहती है। और ये बच्चों क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कंपटीशन में आईआईटी वगैरह में पूछा जाता है, एनडीए वगैरह, आप जो भी आगे कंपटीशन देना चाहें तो आपके लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और इसका आंसर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि C²/2m निकलता है। अदरवाइज अगर आपको इसकी प्रोसेस आती है तो फटाफट आप करके भी देख लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिया है। प्रूव दैट द इक्वेशन y = mx + c and x cos alpha + y sin alpha = p रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन इफ। यहाँ कंडीशन ये है, तो कभी कभी कंडीशन आपकी कंपटीशन में पूछ ली जाती है। तो देखो ये किस तरीके से हम निकालेंगे। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर y = mx + c। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लें तो हम लिखेंगे mx - y + p = 0। और दूसरी इक्वेशन भी हम जनरल फॉर्म में लिखें तो x cos alpha + y sin alpha - p = 0। और अभी बच्चों हमने आपको कंडीशन बताई थी कि टू लाइन्स विल बी पैरेलल। तो हमने क्या बोला था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यही कंडीशन सेम लाइन के लिए भी होती है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 and 2 will represent same line if a1/a2 m/cos alpha, b1/b2, यहाँ y के साथ यहाँ x और y के कोफिशिएंट लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो -1/sin alpha = c/-p। तो फिर फर्स्ट और लास्ट ले लें और सेकंड और लास्ट लेके हम यहाँ से sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इम्प्लाई m/cos alpha = c/-p। तो यहाँ से अगर हम देखें तो cos अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी, cos अल्फा यहाँ जाएगा तो -pm/c। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि -1/sin alpha = c/-p, तो दिस इम्प्लाई माइनस और माइनस दोनों तरफ पे हट जाएगा, sin अल्फा यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin alpha = p/c। एंड वी नो दैट sin² alpha + cos² alpha = 1। ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे और वैल्यू रख दें तो sin अल्फा sin² अल्फा हो जाएगा p² c² + cos² अल्फा p²m²/c² = 1। c² यहाँ हम एलसीएम ले लें तो p² + p²m² = 1। c² यहाँ पहुँच जाएगा तो c² = p² + p²m²। p² हम यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 + m²। और अब हम जैसे इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो बच्चों कभी कभी केस में यहाँ आगे प्लस माइनस भी लगा होता है। क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं और लगा होना चाहिए, दोनों बातें हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि प्रूफिंग है और उसने प्लस माइनस लगा के नहीं दिया है तो हम भी नहीं लगा रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ प्लस माइनस के साइन होने चाहिए। तो c = p/√1 + m²। और हमें यही प्रूफ करना था और ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। जो हमें कंडीशन लानी थी वो हमने यहाँ पे लाके बता दी। तो बच्चों अब यहाँ पर एंगल ऑफ लाइन के बीच का क्वेश्चन आ गया है और इस तरीके का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। और इसको हम जैसे जनरल फॉर्म वाला एक फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं और ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। तो गिवन लाइन आर, यहाँ पर हम कह रहे हैं √3x
प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक्स प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 1। दोनों में इक्वल टू में हमें यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो tan थीटा का यहाँ फॉर्मूला लगा दें। tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1a2 प्लस b1b2। डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया। a2b1 1 इंटू 1 माइनस a1b2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन a1a2 अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3। 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और माइनस साइन यहाँ हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडुलस लगा रखा है। और हमने ये भी बोला था कि मॉडुलस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ एंगल का मतलब हमेशा एक्यूट एंगल से ही होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। हम कह सकते हैं tan में 30 डिग्री होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो इसको कह देंगे 30 डिग्री। tan थीटा देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो दो लाइन दी हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। बच्चों, हमने यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लिया है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी रहती है। और यहाँ पर लाइन की इक्वेशन हमें दी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 12 है। हाँ, माइनस 12 इक्वल टू 0 लिख लें। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 2 3। ये लाइन 2 3 से जा रही है एंड इट दो क्वेश्चन है इस एक क्वेश्चन के अंदर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो हमने अभी जो बेसिक बताया था उस बेसिक का यूज करते हुए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर हम कहें नंबर 1 पहला क्वेश्चन पहला पार्ट करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1, पैरेलल टू लाइन 1। तो हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन के लिए क्या बताया था कि यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, 4x प्लस 5y और प्लस यहाँ कांस्टेंट की जगह हम लैम्डा लगा देंगे। साथ में हमने ये भी बोला था कि लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी होगी। तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है ये 0.23 से होकर लाइन पास हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन line 2 passes through the point 2 3। चलिए इसको हम 2 3 से पास कराएं। इसका मतलब हम x की जगह 2 और y की जगह 3 रख देते हैं। तो यहाँ रख दें हम तो 2 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 8 प्लस 15 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा -23। ये लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आप क्वेश्चन 2 में रखेंगे हमारा आंसर आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारी दी गई लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y माइनस 23 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने अभी यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट किया। अब अगर हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करें और सेकंड पार्ट में हमसे उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि जो लाइन है उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पॉइंट सेम दिया है 2 3 से होकर जा रही है। तो हम यहाँ कह दें इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1। तो हमने क्या बोला था, ऐसे केस में x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज करके और बीच का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस लैम्डा वैसे की वैसे लगा देंगे। और ये लाइन भी 0.23 से होके जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन 2 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट
0.23। अगेन हम यहाँ पर x की जगह 2 और y की जगह 3 रख दें तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 10 माइनस 12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, देन लैम्डा इक्वल टू 2। और ये लैम्डा इक्वल टू 2 जैसे ही हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। रख देते हैं तो 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट होता। क्वेश्चन कोई भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मेथड आना चाहिए। यस बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। और देखिए जरा हमें इसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इज -7। तो कंडीशन यहाँ थोड़ी सी बदली हुई है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, चलिए पहले हम यहाँ पर गिवन लाइन लिख लें। क्या दिया है? गिवन लाइन इज 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालें। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ लाइन 1। तो क्या बोला मैंने? ये कॉफिशिएंट इंटरचेंज कर दें, 3x और माइनस है तो यहाँ प्लस कर दें, प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लेकिन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो वहाँ तो बहुत आसान था, एक पॉइंट दिया था, हम उस पॉइंट से उसको पास कराया तो आपका लैम्डा आ गया। बट यहाँ पर कंडीशन दिया है कि ये लाइन जो इंटरसेप्ट कट करेगी बोथ डी एक्सिस पर, उनका सम -7 है। इसका मतलब हमें एक लाइन को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस लैम्डा, यहाँ 1 लाना है तो 3x अपॉन माइनस लैम्डा प्लस 4y अपॉन माइनस लैम्डा इक्वल टू 1। तो x अपॉन माइनस लैम्डा अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस लैम्डा अपॉन 4 इक्वल टू 1। और यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या हुए? x एक्सिस पर इंटरसेप्ट माइनस लैम्डा अपॉन 3 और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट माइनस लैम्डा अपॉन 4। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों इंटरसेप्ट का सम इसके इक्वल है -7 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। यहाँ हम 4 3 12 एलसीएम ले लें तो -4 लैम्डा -3 लैम्डा इक्वल टू -7। तो -7 लैम्डा अपॉन 12, -7 माइनस प्लस लैम्डा, सॉरी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। और ये लैम्डा की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख दें वैल्यू, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है? 3x प्लस 4y, लैम्डा आया है 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। और ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके की परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कंडीशन जरूर और डिफरेंट हो सकती हैं, तो उन कंडीशन को अप्लाई करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, वापस रखेंगे तो आंसर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और तो आपको ये क्वेश्चन करना आसान लगेंगे और आप इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो और आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।